आज हम बात करने जा रहे हैं बेल पे। बेल मैटर में वो भी अंडर सेक्शन 302 में कैसे जज साहब के द्वारा बेल दिया गया, उसके फैक्ट को समझेंगे, किस तरह का केस था और जज साहब ने अपना बेल देते समय रीजन को क्या दिया, उनका कंक्लूजन क्या था। जज साहब के सामने कोर्ट ने बेल दिया तो क्या ग्राउंड, क्या कंडीशन इम्पोज किया एप्लीकेंट पे, उस पे भी हम ध्यान देंगे और पूरे जजमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, जो हमें काफी रेफरेंस मिलेंगे आगे अपने किसी भी क्रिमिनल मैटर में, किसी में भी अगर हम बेल लगाने जा रहे हैं तो ये रेफरेंस काफी यूजफुल होगा, ये जजमेंट काफी यूजफुल होगा और इसको हम लगा सकते हैं। तो इसका फैक्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो इसमें फैक्ट में ये था कि सबसे पहले तो बेल एप्लीकेशन लगाया गया है अंडर सेक्शन 302 506 में। और जो इस स्टोरी है, स्टोरी में ये कहा गया है कि द एप्लीकेंट एंड को एक्यूज्ड पर्सन आर स्टेटेड टू हैव कैरिड एन इनविटी टुवर्ड द डिसीज्ड पर्सन who used to live elsewhere but had come to attend a marriage ceremony. The applicant and the co-accused person are stated to have committed the murder of the deceased person in the night of Ethno at about 1 a.m. and ran away from the scene of occurrence. The deceased person was rushed to hospital where during treatment they expired on Ethna about 10:30 एम। तो इसमें जो स्टोरी है, फैक्ट ये है कि जो एप्लीकेंट और जो को एक्यूज मिलके जो डिसीज को मार दिया है। जो भी डिसीज पर्सन है जिसको मारा है उससे पहले से दुश्मनी था और दुश्मनी के कारण इनको मार दिया गया। एक मैरिज सेरेमनी था और उसी मैरिज सेरेमनी की रात में इसने ये हत्या करके वो भाग गए हैं ये लोग। ये फैक्ट का स्टोरी है। उसके बाद जो आर्गुमेंट किया गया एप्लीकेंट की तरफ से, आर्गुमेंट का पॉइंट को देख लें हम एक बार। द एप्लीकेंट इज एब्सोल्युटली इनोसेंट एंड हैज बीन फॉल्सली implicated in the present case with the view to cause unnecessary harassment and to victimize him. He has nothing to do with the said offense. Second point, the FIR is delayed by more than 1 day and there is no explanation of said delay caused. Seventh point, the husband and the son of the informant are punch witness of 1 to 4 respectively and they have not whispered a single word against any person in the inquest proceeding. As a deliberate act, the FIR has been instituted by the mother of the deceased person. It is true that the applicant is the immediate neighbor of the deceased person, but there was no enmity between the two. The instant FIR is just the false implication of the applicant and the co-accused person. The several other submissions have been made on behalf of the applicant to demonstrate the falsity of the allegation made against him. The circumstances which has per counsel led to the false implication of the applicant have also been touched upon at length. There is no criminal history of the applicant. इन्होंने बेल मैटर लगाया जिसको, जो आपका जो बेल एप्लीकेशन था उसको इम्पोज किया गया जो भी सरकारी वकील थे उनके द्वारा। तो कंक्लूजन पे हम ध्यान देते हैं, इसमें कंक्लूजन क्या दिया ने, जज साहब ने क्या कंक्लूजन दिया। ये कंक्लूजन काफी हेल्पफुल होगा हमें आने वाले रेफरेंस में। अगर सेम मैटर आ रहा है, 302 का मैटर आ रहा है, तो इसमें हम यूजफुल कर सकते हैं, इनके पॉइंट को हम कोट कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा इसमें। बिल ग्रांट करते समय उन्होंने जो कंक्लूजन दिया उस पर ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 11, द वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी गिव्स राइज टू द कंसेप्ट ऑफ बेल एज अ रूल एंड इम्प्रिजमेंट एज एन एक्सेप्शन। एक वेल नोन प्रिंसिपल है, जबकि हर लोग को हम प्रिजम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि वो इनोसेंस है जब तक उनका गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, जब तक उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उनको हम इनोसेंस मान के चलेंगे। ये वेल नोन प्रिंसिपल है, इसे हम जानते हैं बेखूबी तरीके से। और ये भी जानते हैं जो बेल है वो हमारा राइट है, एक रूल है, एक प्रक्रिया है, लेकिन जो जेल है वो एक एक्सेप्शन है। पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया अपने रेफरेंस में लगाने के लिए, अब यूज करने के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, पर्सन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ग्रांटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे सिंपली because the person is accused of committing an offense until the guilt is established beyond a reasonable doubt। जो आर्टिकल 21 है उसको हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि इसने सिर्फ सेफ के ग्राउंड पे हम आर्टिकल 21 को हम कर्टेल नहीं कर सकते, इनका इनफ्रीज नहीं कर सकते। ये पॉइंट रखा गया कि आर्टिकल 21 हमें स्वतंत्र देता है, हमें लाइफ एंड लिबर्टी का फ्रीडम देता है। सिर्फ रीजनेबल डाउट पे हम उनको उनके उनको फ्रीडम को हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो वन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में बी टेकन अवे अनलेस द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड। बिना एस्टेब्लिश लॉ को एस्टेब्लिश जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए हुए हमें किस उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उनसे छीन नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद जस्ट रीजनेबल मतलब सिर्फ रीजन के आधार पे, सिर्फ मतलब कि आपके शक के आधार पे हम उनके आर्टिकल 21 को उनसे छीन नहीं सकते हैं। हर का अपना राइट है, आर्टिकल 21 उनको देता है, फ्रीडम है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि हर क्रिमिनल लॉयर को ये जानना चाहिए, और हर बेल मैटर में स्पेशली, या बेल हो, एंटीसिपेटरी बेल हो, कुछ भी हो, और क्रिमिनल केस में दो जजमेंट बहुत ही यूजफुल है, हर लॉयर को, हर एडवोकेट को पढ़ना चाहिए इसमें। सत्येंद्र कुमार अल्टी वर्सेस सीबीआई
2022 INSC 690। तो सत्येंद्र कुमार अल्टिल और दूसरा जजमेंट अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये दोनों जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हर केस लॉ में आप क्रिमिनल केस में आप इसको आप यूज कर सकते हो, एक बार इसको जाके अच्छे से भी इसको आप रीड कर सकते हो अलग से भी। तो इस लॉ का भी इसने रेफरेंस दिया कि द सेट प्रिंसिपल हैज बीन रेक्यूपलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अल्टी वर्सेस सीबीआई। उसके बाद और ये बात सीबीआई सत्येंद्र कुमार, ये आर्टिकल 21 वाली बात ये सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले केस में भी कही गई है। उसके बाद एक नया और केस लॉ है हमारे रेफरेंस के लिए जो बहुत यूजफुल होगा। रिटरेटिंग द एफोरसाइड व्यू, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मनीष सिसोदिया वर्सेस ईडी 2024 हैज अगेन इम्फेसाइज्ड दैट द वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल, उसमें मनीष सिसोदिया वाले केस में भी कहा गया था कि बहुत ही वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है दैट बेल इज नॉट टू बी विथहेल्ड एज अ पनिशमेंट, is not to be forgotten. It is the high time that the court should recognize the principle that bail is a rule and jail is an exception. तो ये जो बेल इज अ रूल और जेल इज एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेल मैटर में। तो इसका भी ध्यान दीजिए। मनीष सिसोदिया वाले केस में भी कहा गया था और सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले केस में भी कहा गया था। ये दोनों केस का रेफरेंस बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये जज साहब का ऑब्जर्वेशन है। इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एट द ट्रायल। मतलब बेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो ऑब्जेक्ट होता है बेल का, अगर जो रीजन होता है बेल के पीछे का जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि सिक्योर करें हम अटेंडेंस को ऑफ द एक्यूज एट द ट्रायल। नो मटेरियल पार्टिकुलर और सर्कमस्टांसेस सजेस्टिव ऑफ द एप्लीकेंट फीलिंग फ्रॉम जस्टिस or thwarting the course of justice or creating other troubles in the shape of the repeating offense or intimating witness and the like have been shown by learned AGA. Considering the fact and circumstances of the case, submission made by the learned counsel for the parties, the evidence on record, and without expressing any opinion on the merit of the case, the court is of the view that the applicant has made out of case for bail. तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि एप्लीकेंट को बेल ग्रांट किया जाए। एप्लीकेंट हैज मेड आउट ऑफ केस फॉर बेल, बेल पे इसको रिहा किया जाए। तो बेल का तो हमने रीजन देखा, कंक्लूजन देखा और पॉइंट्स को देखा कि किस ग्राउंड पे बेल ग्रांट किया गया जज साहब के द्वारा। अब एक बार कंडीशन भी देख लीजिए, कंडीशन क्या क्या इन्होंने इम्पोज किया बेल मैटर में, जो हमें इसके बेल कंडीशन भी हमें बहुत यूजफुल होगा। अननेसेसरी कंडीशन को ना लगाया जाएगा क्योंकि अभी आजकल देखा जा रहा है कि जो ऐसा सा कंडीशन इम्पोज कर दिया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज कर दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, और बोला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते जिससे उसका मुसीबत और बढ़े ही। जैसे कि आप गूगल पिन नहीं मांग सकते हो, मोबाइल लोकेशन कभी कभार मांगा जा रहा है वो नहीं कर सकते हो, उनका भी अपना राइट है, उनका भी आर्टिकल 21 है। तो ये चीज़ नहीं कर सकते हो। कंडीशन भी आप लगाओ तो आप एक लिमिटेड में लगाओ कि हाँ, ये कंडीशन है, इसको फॉलो किया जा सकता है। देखिए जो कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। दैट द एप्लीकेंट एंड को-एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द एफोर्सेड केस क्राइम अंडर द रिलीज ऑन बेल ऑन फर्निशिंग पर्सनल बॉन्ड एंड टू श्योरिटीज ईच इन लाइक द अमाउंट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट कंसर्न सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। पहला, द एप्लीकेंट शैल नॉट टेम्पर विथ एविडेंस, एज यूजुअल सब में लगाया जाता है। दूसरा, द एप्लीकेंट शैल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन बिफोर द ट्रायल कोर्ट ऑन डेट फिक्स्ड फॉर, जो एप्लीकेंट है उसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट के सामने। कब कब ओपनिंग द केस, जब केस ओपन हो रहा है। फ्रेमिंग चार्ज, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी। If in the opinion of the trial court absence of the applicant is deliberate or without sufficient cause, then it shall be open for the trial court to treat such default as abuse of liberty of bail and proceed against him in accordance with law। अगर इस चीज को ब्रीच करता है तो ट्रायल कोर्ट के पास पूरा लिबर्टी है इस चीज को कर्टेल करने का और डिफॉल्ट के कारण उसको बेल को कैंसिल करने का। In case of breach of any of the above condition, it shall be a ground for cancellation of bail, identity, status, and residence of proof of the applicant, and surety be verified by the court concerned before the bond are accepted. It is made clear that observation made in granting bail to the applicant shall not in any way affect the learned trial judge informing his independent opening based on the testimony of witness। तो ये पूरे ग्राउंड को बताया गया। ऑब्जर्वेशन हमने देखा कोर्ट का, जजमेंट देखा हमने बहुत सारा, सत्येंद्र कुमार रल्टील, अरनेश कुमार, मनीष सिसोदिया जी वाला बेल्ट नॉन प्रिंसिपल सेटल प्रिंसिपल है बेल पे, उसको हमने देखा। फैक्ट्स को भी हमने समझा और ये केस का साइटेशन है जो कि बहुत ही यूजफुल होगा आपका आगे अपने केस में रेफरेंस में लगाने के लिए एज ऑन बेल मैटर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंट का जजमेंट है 2024 का। थैंक यू।